अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद, भली करे आया जी आया नु वशअत के खैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सबा शेख। एक खुशगवार दिन का आज़म लिए आज भी हम आपके लिए कई मौज़ूआत लेकर आए। बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना काम कर गया। सिंध हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान तहरीरी मुआहदे पर इत्तफाक हो गए। तो क्या क्या मामला तय पा गए, इस पे होगी शो में बात। बिल्कुल, और शो में आज आपको बताएंगे कि पंजाब के टॉप 10 खतरनाक तरीन क्रिमिनल्स कहाँ हैं और क्या हेयर एक्सटेंशन भी खतरनाक हो सकती है, और ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम कि खेल खेल में जान पे बनाई। पबजी सिर्फ एक गेम नहीं है, बल्कि नौजवानों के लिए जिंदगी और मौत का मसला बन गया है। पबजी का एक और जुनूनी बन गया खूनी। लाहौर में पबजी के शौकीन और आइस नशे के आदी लड़के ने अपनी वालदा, 2 बहनों और भाई को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। ये वाकया 19 जनवरी को काना में पेश आया था। बिल्कुल, कातिल ही मुद्दई बनकर अपने खानदान के कत्ल की दुहाई देता रहा। पुलिस ने तफ्तीश की तो एतराफ़े जुर्म कर लिया। इस हवाले से पहले आप ये जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर डिस्कस करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नाइमा सईद ने, जो कि क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। ये बताइएगा कि पबजी गेम जो जान ले रहा है, लाहौर में पबजी से मुतासिर लड़के ने अपनी माँ, 2 बहनों और भाई को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। तो ये वाकई पबजी का असर है या फिर कुछ और, क्या समझती हैं आप? बिल्कुल, ये दिलखराश वाक़या पिछले दिनों जो है वो रिपोर्ट हुआ लाहौर में, और इस वाक़े के जो हैं वो मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। जैसे कि आपने बताया कि ये 14 इयर्स इसकी एज थी, अंडर एज बच्चा था, मैं इसको बच्चा ही कहूँगी। लेकिन आप इसके तमाम जुज़ियात देखें, इसके ख़ानदानी जो हालात हैं उसको थोड़ा सा मद्देनज़र रखें कि इसकी वालदा जो हैं वो एक वर्किंग लेडी थी, वो एक लेडी हेल्थ विजिटर थी और काफ़ी उनका नाम था इलाके में, और उनकी काफ़ी मतलब प्रॉपर्टी थी, काफ़ी मसरूफ़ खातून थी। उसके अलावा जो है ये वो एक सिंगल मदर थी, ब्रोकन फैमिली थी और बच्चे थे। बिल्कुल उनके लिए तमाम चीज़ें प्रोवाइड उन्होंने की हुई थी। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि वहाँ पर एक सिंगल मदर होने के नाते शायद वो इतना प्रॉपर टाइम नहीं दे पाई, इतना वक्त नहीं दे पाई बच्चों की तरबियत में। कहीं ना कहीं जो है वो कोई ना कोई खला रह गया। यकीनन ये बच्चा जो है, ये सिर्फ पबजी, मैं ये नहीं कहूँगी कि पबजी की वजह से जो है ये एक रुझान हुआ। असल में वो एक ड्रग एडिक्ट है, उसने आइस का नशा करता है। और हम मुतवातिर ऐसे वाक़यात देख रहे हैं कि जिसमें ख़ास तौर पे आइस यूज़र जो हैं, जो आइस एडिक्शन का शिकार हैं, वहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के आपको क्राइम जो है वो होते हुए नज़र आएंगे। ख़ुदकुशी का रुझान भी नज़र आएगा, उसके अलावा तशद्दुद का रुझान भी नज़र आएगा, बढ़ता हुआ रुझान नज़र आएगा। जैसा कि आपने बात की कि एक खूनी गेम है, इसके अलावा भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं कि पबजी से मुतासिर होकर और इस तरह के जो हैं तशद्दुद जो है वो जो है वाक़यात हुए। तो उसमें कहते हैं कि देखिए, तशद्दुद जो है वो एक जितनी कम उम्र होगी देखने वाले की और उस गेम को खेलने वाले की उम्र जितनी कम होगी, उसको इतना ज़्यादा वो मुतासर होगा उस तशद्दुद से, उस खून खराबे से। देखिए, असरात तो होते हैं, वॉयलेंट वीडियो गेम्स हों या वॉयलेंट मूवीज़ हों, इसके असरात तो होते हैं, हम उससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन मैं फिर ये कहूँगी कि यहाँ पर जो है वो मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। सिंगल मदर, ब्रोकन फैमिली, उसके अलावा नशे की आदत, और इसके नशे की आदत के अलावा वहाँ पर उनके पास वसाइल भी थे, उनके पास जो है उनकी वालदा के पास काफ़ी उनकी प्रॉपर्टी भी थी। तो ये मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। और फिर वही बात कि अभी जो है इन्वेस्टिगेशन जो है पाया तकमील को नहीं पहुँची है। इसमें इस पूरे सिनेरियो में जो है वो सबसे ज़्यादा जैसे कह सकते हैं कि जो डाउट्स हैं वो इस जो है वो कम उम्र जो है वो इस ऑफेंडर पर ही हैं कि इसने किया होगा। अब इसके इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है वो मज़ीद जो है इस वाक़े से मुताल्लिक़ तफसीलात भी और एंगल्स भी जो हैं वो सामने आएंगे। मैं ये समझती हूँ हम सिर्फ जो है वो कुछ कयास ही कर सकते हैं कि हो सकता है कि ये सिर्फ तनहा ना हो। इस पुरतशद्दुद वाक़े के जो ये इंसिडेंट हुआ है, इसमें सिर्फ तनहा ना हो, बल्कि इसके साथ भी कुछ और लोग भी हों और जिन्होंने जो है वो इसको या तो इस जहाँ तक लाने में उनका किरदार हो, और ये इन्वेस्टिगेशन की तकमील के बाद ही जो है वो नामा, जिस तरह के आपने ये बड़ा ज़बरदस्त इसके कई पहलू खोल दिए हैं, ख़ास तौर पे जो इस केस का बैकग्राउंड है, द सिंगल मदर, उसके बाद वर्किंग मदर, और वो शायद टाइम नहीं दे सकें, बट ये एक अकेला इकलौता वाक़या नहीं है। इससे पहले भी और ना ये कि सिर्फ पबजी से इस तरह की चीज़ें हुई हैं।
क्योंकि इससे पहले भी कोई वेल वाला कोई गेम था, उस पर कोई इंस्ट्रक्शन दी जाती थी और बच्चे जो है वो इतने ज़्यादा मोटिवेट हो जाते थे कि उन्होंने जो है वो अपनी ये करनी है जाके इसको अचीव, वो अपना हाथ काट रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अब ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वीडियो गेम्स की लत को बाकायदा जहनी बीमारी तस्लीम किया है और जिस तरह मैंने कहा ये एक वाक़या नहीं, कई ऐसे वाक़या सामने आ चुके हैं। तो क्या वाकई पबजी या फिर इस तरह की दीगर गेम्स खेलना, क्या हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं जहनी बीमारी में? देखें, आप किसी भी चीज़ की जो ज़्यादती है, पबजी नहीं, इस तरह के गेम्स ही नहीं, अगर आप टेलीविज़न प्रोग्राम्स भी, कोई मूवीज़ भी, कोई भी चीज़ अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा करेंगे जिससे आपके मामूलात मुतासर होंगे तो आप एडिक्ट होंगे। अब जैसे हम एडिक्शन की बात करते हैं कि इसे के मनशियात का इस्तेमाल या मनशियात इस्तेमाल करने वाले, तो आप ये देखें, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा जो है वो कोई हेल्दी, जिसको बज़ाहिर आप हेल्दी फूड कहते हैं, आप वो भी खाएंगे तो वो एडिक्शन में ही शुमार होगा। जैसे बसियारखोरी है कि बहुत ज़्यादा आप ईटिंग करें, ओवर ईटिंग करें, तो क्या वो भी एक एडिक्शन होती है। हर चीज़ का जो है वो मामूल से हटकर या बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल जो है वो एडिक्शन के ज़ुमरे में आता है। अब और जब जिस चीज़ की एडिक्शन हो जाती है तो यकीनी तौर पर वो कोई हेल्दी या पॉजिटिव आदत तो रहती नहीं है। टेलीविज़न हम सब देखते हैं, बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, नौउम्र अफराद जो हैं बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। इसकी मिसाल मैं इस तरह से दूंगी कि जब सिर्फ हमारे पास टेलीविज़न ही था, सिर्फ पीटीवी था, सब जो है वो बच्चे वही देखा करते थे, तो उस वक्त भी टाइमिंग होते थे कि आप इस वक्त से इस वक्त तक इस्तेमाल आप इसको देख सकते हैं। लेकिन आज तो वैरायटी बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी तक जो है वो रसाई बहुत ज़्यादा है। मैं हकीकत पसंदाना बात करूँगी कि ये मुमकिन नहीं है कि आप उनको जो है वो बिल्कुल बैन लगा दें और बच्चे जो हैं वो दुनिया से कट के जो है वो रहें, लेकिन हर चीज़ में लिमिट्स बहुत ज़रूरी हैं। ख़ानदान में पेरेंट्स का जो किरदार होता है वो यही होता है कि बच्चे पे नज़र रखें, और ये जो एज है इसकी, ये तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा जो है वो हसास किस्म की उम्र है जिसमें बच्चे की तमाम एक्टिविटीज़ पे नज़र रखने की ज़रूरत है। यकीनन जो है वो एक सिंगल मदर के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करे, हर चीज़ का ख्याल भी रखे और वो जो है वो प्रॉपर जो है वो नज़र भी रखे। तो यकीनी तौर पे कहीं ना कहीं मिसहैप हुआ है और इस तरह के कई केसेस हैं, और ख़ास तौर पर इस तरह के पुरतशद्दुद गेम्स हों या इस तरह की मूवीज़ हों, पोर्नोग्राफी को हम ले लें, इससे जो असरअंदाज जो होते हैं वो बच्चे ज़्यादा होते हैं, वो बहुत जल्दी असर कबूल करते हैं और वो हर चीज़ को हकीकत के रूप में देखने लगते हैं और वो उसको अमल करने की तरफ भी जो है वो ज़्यादा जो है वो राग़िब होते हैं। अब एक अडल्ट को दिखाया, एक अडल्ट जो है उस पर कम असर होगा निस्बतन। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर नाइमा, जिस तरह से आप बात कर रही हैं कि एक तो पहली बात ये कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है और दूसरा ये कि किस इंडिविजुअल के लिए किस एज ग्रुप में कौन सा गेम है, कौन सी एक्टिविटी है, ये पेरेंट्स को ज़रूर डिसाइड करना चाहिए। अब मेरा सवाल ये है कि पबजी गेम में ऐसा है क्या कि इसे इतना सीरियस लिया जाए, क्योंकि ये गेम्स तो हम फ्री टाइम्स में खेलते हैं, जो भी बच्चे गेम्स खेल रहे होते हैं तो ये फ्री टाइम्स के लिए होते हैं, तफरी के लिए होते हैं, तो फिर ये तफरी अजियत कैसे बन जाती है? देखें, मैं इसकी मिसाल इस तरह से दूंगी, अब ये लूडो का ज़माना तो है नहीं, लूडो जैसा एक मासूमाना एक इनोसेंट गेम तो है नहीं। यकीनन इसमें जिस तरह से सोसाइटीज़ जो है वो कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, ह्यूमन बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, इस तरह से इंटरटेनमेंट के तरीके भी कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, इतने आसान नहीं है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो है वो टास्क दिए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो है वो मोटिवेशंस दी जाती हैं और उनको जो गोल अचीव करना जो है वो उस गेम का एक हिस्सा होता है। अब वो बच्चे जो हैं वो खेलते खेलते हकीकी दुनिया से जो है वो गैर हकीकी दुनिया में दाखिल हो जाते हैं और वो उसको जो है वो समझने लगते हैं कि ये एक वो फ़र्क नहीं कर पाते, इंटरटेनमेंट और हकीकी दुनिया में वो फ़र्क नहीं कर पाते या उनमें फ़र्क करने की इतनी सलाहियत या इतना कह सकते हैं कि उनके अंदर इतना अभी एग्जैक्टली। और यहीं पे डॉक्टर नाइमा फिर अब पेरेंट्स की जिम्मेदारी आती है, जहाँ पे एक जानिब हम देखते हैं कि मोटिवेट करने के लिए टीम के कोचेस उनको इस तरह की मोटिवेशनल मूवीज़ दिखाते हैं तो उनका कंट्रोल होता है उस टीम पे। बच्चों को अगर हम आउट ऑफ कंट्रोल छोड़ देंगे तो उनके लिए तो फिर दुनिया बागीचा अतफाल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रहमा आपका, आपके वक्त का, और यकीनन इस पे वक्त जो है सर्व करने की वालिदैन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक ऐसे वक्त में कि जहाँ पे मोबाइल है आपके हाथ में और आप अपने बच्चों से जान छुड़ाने के लिए कहते हैं लो बेटा जाओ खेलो, आपको नहीं पता कि उस मोबाइल में क्या कुछ चल रहा है और आपके बच्चे जिनका दिमाग, जिनकी कॉग्निटिव प्रेजेंस बन रही होती है उस एज में, वो क्या अपना जहन बना के बैठे हैं। लाहौर की आगे बढ़ के बात करें तो हज़ारों वारदातें करने वाले 1000 में से 800 ख़तरनाक मुजरिम
जमानतें करवा के दंदना रहे हैं। दहशत की अलामत समझे जाने वाले कौन कौन से आदि मुजरिम किन किन वजूहात की बिना पर आज़ाद हुए और शहर में क्या कोहराम बर्पा कर रहे हैं, जहांगीर खान की खुसूसी रिपोर्ट में जानते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। चोरी, डकैती और लूटमार का बाजार गर्म, शहर आदि मुजरिमों के रहमो करम पर और पुलिस के दावे जुबानी जमा खर्च तक महदूद हैं। लाहौर में जो मोस्टली क्राइम है वो रिपीट ऑफेंडर्स करते हैं। टॉप 10 खतरनाक तरीन क्रिमिनल्स में से 9 शहर की सड़कों पे दंदनाने लगे। क्रिमिनल रिकॉर्ड में 100 से जायद मुकदमात में मतलूब 5 मुलजिमान में से सिर्फ 1 जेल में है और 4 आज़ाद। 50 से जायद मुकदमात में मुलव्विस 85 मुलजिमान में से सिर्फ 6 कैद हैं और 79 दोबारा से लूट मार में मसरूफ। अदालतें क्या करें जब एक मुलजिम उस म्यार पे पूरा नहीं उतर रहा कि उसकी बेल कैंसिल हो और उस म्यार पे पूरा उतर रहा है कि उसको बेल ग्रांट हो, तो अदालतें मजबूर हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 1000 में से 800 चोर लुटेरों को नाकिस तफ्तीश और कमजोर शवाहिद की बिना पर जमानत मिल गई, जबकि 171 को जेल भिजवाया गया। 20 से जायद मुकदमात में मुलव्विस 17 मुलजिमान बाइज्जत बरी हुए। रॉबरी के केसेस में जो प्रिंसिपल एविडेंस है वो शनाख्त पेड है। अगर हम मुलजिम की शनाख्त पेड करवाते हैं तो फिर ये लाइकली है कि उसकी जो है बेल वो इतनी आसानी से नहीं होगी। और अगर हम रिकवरी को लिंक कर दें कि रिकवरी उन मुद्दयान को दी जाए जो शनाख्त पेड में एक्चुअल जो मुलजमान हैं उनको एक्टिवली परसू करके करें, तो उसमें इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि बहुत बेहतरी आ जाएगी। पुलिस के तफ्तीशी निज़ाम में मौजूद नकायस को दूर करके ऐसी पॉलिसी तश्कील दी जाए कि आदि मुजरिमों को अपने किए की सजा जरूर मिले, तो दोबारा कोई भी मुजरिम एक वारदात करने से पहले 100 बार सोचे। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल साहिबा। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। जिस तरीके से जो सूरत हाल है, टॉप 10 खतरनाक तरीन मुजरिमों में से 9 शहर की सड़कों पर आज़ाद घूम रहे हैं। क्या समझती हैं आप, ये किसकी नाकामी है? इसमें देखिए, सबसे बड़ा तो हमारा ये मसला है कि कवानीन में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत खुश आइंद है कि कल प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में फ़रोग नसीम साहब ने क्रिमिनल लॉज में अमेंडमेंट्स बहुत से लाए हैं, और ये सेशन था जिसमें हमारी ख़वातीन की कमेटी भी मौजूद थी। और दूसरी जो तब्दीली आने लगी है वो है पुलिस के तफ्तीशी निज़ाम में। हमारी पुलिस कोड जो है और पुलिस में रिफॉर्म्स लानी अशद ज़रूरी हैं, क्योंकि बहुत सारी सूरतें और पुलिस के जो है मेरा ख़्याल है तनख्वाहें, मराहत जो उन्हें सहूलतें मिलती हैं गाड़ी या कहीं तफ्तीश पे जाने के लिए, उनको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि अक्सर व बेशतर जब किसी मुलजिम के मुबैना कोई काम गलत करने के बारे में रिपोर्ट थाने में लाई जाती है, तो पुलिस हद्दुल वसा ये कोशिश करती है कि उसकी रिपोर्ट जो है उसको दर्ज ही ना करे, इसलिए कि एक दफ़ा दर्ज हो जाएगी फिर उनकी कारकर्दगी जो है वो सामने आएगी, और अगर उस पर कोई वो मंतकी अंजाम तक उसको ना पहुंचा सके तो सारी ज़िम्मेदारी पुलिस के सर पे आती है। तो जो भी होता है, जैसे आप देखिए वो पिछले दिनों एक किसी के घर में डकैती हुई और मुबैना तौर पे ख़ातून से ज़्यादती हुई, और आज 4-5 दिन से रोज़ टीवी पे दिखा रहे हैं कि उस खातून को मुनरिफ कर दिया है कि जी मेरे साथ ज़्यादती हुई ही नहीं, और हालांकि पहले उसने रिकॉर्ड किया है और जो मुलजिम थे उन्होंने इकरार भी किया है पुलिस थाने में, लेकिन पुलिस थाने में इकरार करना जो है उसका कोई कानूनी हैसियत नहीं होती, तो वो भी मुनरिफ हो गए और वो खातून भी मुनरिफ हो गई। इसी तरह वो जो बहुत बड़ा एक था इस तरह लोगों के घरों में दाखिल होकर खराबी करने वाला, वो एक शादीशुदा जोड़े के कमरे के अंदर दाखिल हुआ है और उनके साथ मुबैना उसने 10 दराजी भी की है, और उनको बहुत सारे उनकी वीडियो बनाए हैं जो कुछ हालात थे। उन्होंने जब रिपोर्ट भी दर्ज की है, पुलिस के सामने बयानात भी दिए, बाद को कोई उन पर प्रेशर आया है या पैसे का मसला है क्या है, वो मुनरिफ हो गए। तो ये जो है ना, एक तो पुलिस का निज़ाम हमें बाहर सूरत क्रिमिनल प्रोसीजर में बेहतर करने की ज़रूरत है, और कोर्ट में तो बहुत सारे कल तरमीम आई हैं, और अगर वो कमेटी में हो गए, फ़रोग नसीम के ज़ेर निगरानी थी ये सारी बहस, तो अगर ये चली जाती है पार्लियामेंट में और ये हो जाते हैं फेडरल लॉज के तौर पे सारे मंजूर, तो मैं समझती हूँ ये एक बहुत बड़ा मार्का होगा जो बहुत 74 सालों के बाद हमने सर अंजाम दिया।
जस्टिस साहबा, इससे बेहतर कौन इस्तिलाह आपसे बेहतर जान सकता है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। हमारे मुल्क की सियासी जो तारीख़ है वो जस्टिस रश्ड इज़ जस्टिस क्रश्ड वाली तो रही है कुछ मामलात में, लेकिन अक्सर जो सिविल मामलात हैं उसमें हम देखते हैं कि केस लगा हुआ है और चले जा रहा है, ये तो एक अलग बात है। लेकिन लाहौर में जो ये दंदनाते लोग फिर रहे हैं, जाते हैं, छूट जाते हैं, दोबारा से वही क्राइम करने लगते हैं। अब सवाल मेरा ये है कि आप इस छोड़ें इन दहशतगर्दों को, इन बड़े क्रिमिनल्स को। अभी आपके सामने ज़ाहिर जाफ़र केस है, इस केस को जिस तरह बनाया जा रहा है, पागल ज़ाहिर करने की कोशिश की जा रही है, और कुछ लोग तो अब अज़राह मजाक ये भी कह रहे हैं कि ये खुदा न खास्ता साबित ना हो जाए कि वो बच्ची वो खुद आई, वो खुद छुरे पे गिर गई, खुद उसकी गर्दन कट गई। तो कहाँ पे ये लकूनाज अगेन पुलिस और पुलिस के निज़ाम पे तो हैं, लेकिन जब हम अदालतों की जानिब देखते हैं, क्या अदालतें हमारी बहुत कम हैं, नंबर ऑफ़ जजेस कम हैं और नंबर ऑफ़ केसेस ज़्यादा हैं, यहाँ पे इस्लाह कहाँ देखती हैं आप? ये तमाम बातें जो आपने अभी फरमाई ये बिल्कुल दुरुस्त है। 74 साल पहले जितनी हमारी अदालतें थीं, जितनी हमारी आबादी बढ़ी है, देखिए फर्दमशुमारी जो 1950-51 में हुई, इस खत्ते की जो अब पाकिस्तान है इसमें 3.25 करोड़ आबादी थी, और आप जानते हैं आपके 20 करोड़ से ज़्यादा तजावज़ कर गई है, जिस सिर्फ ये 4 सूबों को शुमारियात में जाएगी। इसका मतलब है कि 6 दफ़ा कम से कम हमारी जो है आबादी वो बढ़ी है। उतनी तादाद में ना हमारा पुलिस फोर्स बढ़ा है और ना हमारी अदालतें। पुलिस फोर्स में तो खैर फिर भी कुछ ना कुछ इजाफा हुआ है, लेकिन यही जैसे मैंने आपको बताया उनके तरीक़ेकार जो है इन्वेस्टिगेशन का, अब जैसे मैं यही जो केस आप बता रहे हैं इस्लामाबाद का जाफ़र वाला, वो फॉलो कर रही हूँ कि जो आलाए ज़रब था उसके ऊपर उसके निशानात नहीं है। बहुत सारी और बातें ऐसी हैं कि उसके कपड़े जो है खून आलूदा है, तो उसके ऊपर उस लड़की की खून के धब्बे हैं या नहीं, अब यकीनन थे, लेकिन जितनी उनके पास आसूदगी है, जो इस वक्त मुबैना मुल्ज़िम है, जो करने वाले हैं, तो वो तो जो पुलिस को जो मर्ज़ी मुराद दें, अब वहाँ ठहरे हुए हैं, इस वक्त हवालात में हैं या जेल में हैं, उनको जो कुछ मुराद हासिल है। और वो आप देख लीजिएगा केस जिसमें वो बच्चे के लिए उन्होंने ख़ास तौर पे उसके वालिदैन ने खोला हुआ था हस्पताल, और वो हालांकि मुजरिम है और साबित हुआ वह मुजरिम है, लाइफ उसको इम्प्रिजनमेंट है, वो दंदनाता फिर रहा है, बाहर भी जा रहा है और बेल उसको नहीं हुई। अब बेल का सूरत हाल ये है कि तहफ़्फ़ुज़ हमारे जजेस को भी ज़रूरत है, इसलिए जिस वक्त ये साथ उन्होंने बिठाना शुरू किया था 19वीं तरमीम में फ़ौजियों को साथ, तो कुछ थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ का एक उनसर आया था, लेकिन अब हर वक्त ये अच्छा नहीं लगता कि जो है अफवाज के मेंबरान वो दखल दे सिविल कानून में, और उसके ख़िलाफ़ भी बहुत एहतजाज हुआ था। तो अब सूरत हाल ये है, तहफ़्फ़ुज़ जजेस का होना ज़रूरी है, और पुलिस जो है उनके जो है तरीक़ेकार इन्वेस्टिगेशन की, उसको बहुत ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। और जब तक ये हम नहीं लाएंगे तरामीम, तो बेल की तो ये सूरत है, देखिए द एक्यूज्ड इज़ द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट। जब तक ये साबित ना हो जाए कि उसने ये जुर्म बिला किसी शक व शुबे के सर अंजाम दिया है, उसको सज़ा नहीं हो सकती। और एक दफ़ा जब पुलिस कहती है हमने इन्वेस्टिगेशन कर ली हुई है, ही इज़ नो लॉन्गर वांटेड फॉर इन्वेस्टिगेशन, तो फिर उसके बेल होने का इम्कान है। बहुत सारे ऐसे जराइम हैं जो प्रोहिबिटरी क्लॉज में आते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि इसमें लोगों को बेल नहीं हो सकती। मसलन जैसे मुनशियात के केसेस हैं, और मुनशियात हमारे यहाँ बहुत ख़तरनाक जुर्म है, जो मुनशियात लिए फिरते हैं, लेकिन फिर उनको साबित कर देना कि उनके पास मुनशियात थी, उनकी जब जामा तलाशी हुई तो वाकई वहाँ पे कोई गवाहान थे, और क्या पुलिस ने उनसे वो रिकवर किए, तो फिर वो कहाँ गए। ये सब चीज़ें जो हैं इनको खातिर खा हमने चेक करना है, इसलिए यकीनन अदालतें भी बढ़ाने की ज़रूरत है, जजेस की तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है, पुलिस के तफ्तीशी निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ये तमाम जब अमल हो जाएंगे, और ये कल की जो रिफॉर्म्स थी, क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स जो फ़रोग़ नसीम साहब की क़यादत में हुई थी मीटिंग, तो मैं समझती हूँ वो एक खुश आइंद बात है, इंशाअल्लाह ऐसा ज़रूर होगा। अच्छा जैसे साहिबा, आपने बात की निज़ाम में बेहतरी की, पूरी दुनिया ज़ाहिर सी बात है, पूरी दुनिया के अदालती मामलात आपने देखे हुए हैं। अब तरक्की याफ्ता ममालिक में तफ्तीश से लेकर अदालत में शवाहिद पेश करने तक
वो कितने तरक्की कर चुके हैं और हम उन मामलात में भी कितने पीछे हैं? असल में बात यह है कि जी जब महकूम कौमें होती है ना, तो उनकी महकूमी जो है वो जो हाकिम है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और ये तो मैं अभी कल ही कोई वाक़या पढ़ रही थी कि जो हमारे हाकिम थे उन्होंने कोशिश की थी कि इनमें जो एक इंसानियत का अंसर है वो निकाल दें, जो ये करते हैं ईमानदारी, उसको इनके घुट्टी से निकाल दें। तो जब ये सारी सूरत हो जाए और आप देखें कि जो महकूम लोग हैं उनको दी जाती हैं मुराद रियासत की तरफ से, जो हाकिम होते हैं बाहर के, कि आप हमारा साथ दें और सच बात के ऊपर आप ना इन्हिसार करें, आप उस बात पे इन्हिसार करें जिससे हुकूमत को फ़ायदा पहुंचता हो। जिस जलियांवाला बाग वगैरह जैसे वाक़यात हुए, इसलिए हुए ना कि जो हमारे अपने लोग थे वो साथ जुड़ गए। और ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमने 1857 में जिसमें शिकस्त हुई थी तमाम हिंदुस्तान के वासियों को, उसकी वजह क्या थी? आपस में उन्होंने इंतशार फैलाने की कोशिश की और इसमें हुए कामयाब। एक तो हम मुंतशिर बहुत जल्दी हो जाते हैं, इंतशार हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि सच नहीं बोलते। और इकबाल ने तो फरमाया, आईने जवा फरदा हक गोई और बेबाकी। जब तक हक गोई ना हो और दिलेरी ना हो तो जो डर गया वो तो मर गया। और जब पुलिस को भी आप डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, उनको आप दे सकते हैं ऐसे इंसेंटिव कि वो सही तफ्तीश ना करें, तो उसके नताइज तो आपके सामने रोज़ आते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। जस्टिस नास्रा जावेद जो हैं, नास्रा इकबाल साहिबा गुफ्तगू करें थी और उनका यही कहना है कि जब तक सही इन्वेस्टिगेशन ना हो, जब तक तमाम तर जो एस्पेक्ट्स हैं वो सामने ना ला जाए, तो फिर इंसाफ का हाल यही होता है कि अगर 10 ख़तरनाक तरीन क्रिमिनल्स हैं तो डेफिनेटली उसमें से फिर 9 बाहर होते हैं और कोई एक आधा अंदर होता है। तो ये निज़ाम है हमारे जस्टिस का फैसला, जिस तरह से नास्रा इकबाल साहिबा बता रही थी। और बड़ा डिटेल्ड में उन्होंने ये बात की है कि भाई रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। पुलिस के इदारा जो है उसमें भी रिफॉर्म्स आएंगे और अभी कहा उन्होंने कि एक मीटिंग हुई है, उसमें भी डेवलपमेंट हुई है। तो उसमें अब देखते हैं कि क्या रिफॉर्म्स जो है वो सामने आते हैं। तो अभी ब्रेक लेना, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मजीद होगी बात। रही हमारे साथ। वेलकम बैक। रोशनियों के शहर में सजी सितारों की झुरमट और PSL 7 का आगाज हुआ और क्या शानदार आगाज हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वर्चुअल ओपनिंग की और इफ्तिताही तकरीब में कौन कौन था सबा? इफ्तिताही तकरीब में आतिफ असलम और आयमा बेग ने ऑफिशियल गाना गाया। कल हम बात कर ही रहे थे कि जो टीज़र था उसमें 2012 ओलंपिक्स वाली तमाम की तमाम पर झलक नज़र आ रही थी और उसमें वहाँ आके रुक क्यों गए हम कि जहाँ पे पैराग्लाइडिंग करनी थी। तो हम कल बात कर ही रहे थे और हमें नहीं पता था कि देयर वाज अ सरप्राइज। और सिर्फ मेरी ख्वाहिश नहीं, उन बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश पूरी हुई थी जो कह रहे थे यार ये क्या किया, अगर करना था तो पूरा कर लेते। तो कर लिया। एक और कराची का ये मंजर, खूबसूरत मंजर आपने अपनी आंखों से भी देखा, द बर्ड आई व्यू। और 3 पैराग्लाइडर्स थे और कितना ही खूबसूरत था जब उन्होंने सलाम पाकिस्तान करके जब वो जिन्होंने जंप किया है। और इतनी अच्छी बात थी कि इतनी प्रिसिशन थी कि वो ग्लाइड करते रहे और ग्लाइड करते हुए सी दिस इज ब्यूटीफुल, दिस सिटी ऑफ लाइट्स फाइनली कमिंग बैक अपने उन रंगों की तरफ आते हुए। फिर शरारे जो है निकलते हुए उनके कदमों से और जैसे ही वो ज़मीन पे आए हैं इतनी प्रिसिशन के साथ जो उनका मार्क था वहाँ पे उन्होंने लैंड किया। इसके बाद ये तमाम तर जो है वो मैचेस का फिर आगाज। चले अब फिर जरा बिल्कुल फिर मैच का आगाज हो गया। बिल्कुल फिर जब मैचेस का आगाज हुआ तो फिर क्या बताएं आपको कि जो कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स, डेफिनेटली मुल्तान सुल्तान्स ने जो है वो बाजी मार ली और मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को 7 विकेटों से शिकस्त दी। इमरान ताहिर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। डिफेंडिंग चैंपियंस ने बहुत ही धमाकेदार आगाज किया है और मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को बासानी पहले मैच में पिछाड़ दिया। इससे पहले कि हम रिजवान की बात करें क्योंकि उन्होंने बहुत ही क्लिनिकल परफॉर्मेंस दी है, लेट्स टॉक अबाउट कराची की बॉलिंग। आपको थोड़ा सा कराची को मार्जिन इसलिए देना होगा क्योंकि वो बिल्कुल ही हैंडीकैप नज़र आ रहे थे। उनके पास मोहम्मद आमिर नहीं थे, इमाद वसीम नहीं थे। उनकी बॉलिंग लाइनअप ही अगर आप देखें, अगर आप शुरू ही कर रहे हैं आमिर यामीन और मोहम्मद इमरान से और आपके बैकअप बॉलर्स जो हैं मोहम्मद इलियास है और उसके बाद पता नहीं कौन कौन है, तो मज़ा नहीं आएगा ऐसे में। और ऐसे में जब आप छोटा टारगेट दे रहे हैं और
किसकी टीम के खिलाफ? मोहम्मद रिजवान के खिलाफ। वो मोहम्मद रिजवान कि जिन्होंने 2021 में प्लंडर किए हैं रन्स, मतलब कि तबाही फेर दी है, पूरी दुनिया के खिलाफ उन्होंने स्कोर किया है। क्या स्टार्क और क्या बुमराह, और सबको गुमराह कर दिया उन्होंने। ऐसे में वो कहाँ इतना छोटा स्कोर खातिर में लाएंगे। खास तौर पे रिजवान का जो एक बेहतरीन पिकअप शॉट बन गया ना सबा, वो जब उनको बॉल थोड़ा सा लेग स्टंप पे पिच होता है या थोड़ा सा मिडल और ऑफ पे भी होता है, वो याद दिलाते हैं साबिक पाकिस्तानी वन डाउन ऑर्डर बैट्समैन की जो कहते हैं एजाज अहमद। किस तरीके से वो पुल करते हैं अपने पेल्विस से, उनकी याद दिला देते हैं। और इसी चीज़ की पाकिस्तान टीम को ज़रूरत थी, इसी चीज़ की मुल्तान सुल्तान्स को ज़रूरत थी कि वो एक अच्छा स्टार्ट करें, और फाइनली उनको एक बहुत ज़बरदस्त पिकअप स्टार्ट मिल गया है। तो मुल्तान सुल्तान ने कल पहला मैच अपने नाम कर लिया है। हालांकि कराची किंग्स की बहुत अच्छा आगाज था, और शर्जील ने तो बहुत ज़बरदस्त खेला। इवन शर्जील, कप्तान बाबर एक बहुत अच्छे टारगेट की तरफ जाते दिखाई दे रहे थे। खासतौर पे 66 पर तो कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं था। लेकिन यहाँ पे जहाँ हम रिजवान की तारीफ कर रहे हैं, वहीं पे हम बात करते हैं, हम जनरेटर कहते हैं अपने हसन अली को, लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट का जनरेटर कहा जाए तो वह इमरान ताहिर। विकेट लेके वो कहाँ निकल जाते हैं। लोग तो कह रहे थे कि इमरान ताहिर मजीद विकेटें ना लें, वरना ऐसा ना हो कि वो दोबारा ओमान पहुंच जाएं वो लीग ऑफ चैंपियंस खेलने के लिए, इतना तेज वो भागते हैं। तो इमरान ताहिर ने पुल ऑफ किया वहां से, जहां पे कराची को बहुत अच्छा स्टार्ट मिला हुआ था। इमरान ताहिर ने ब्रेक्स लगाए, उन्होंने इंपॉर्टेंट विकेटें अपने नाम की, उन्होंने शर्जील खान को आउट किया, फिर उन्होंने नबी को, जो कि टाइम लेते हैं और लंबी हिट्स लगाते हैं आखिर में। जिस वक्त टाइम ले लिया नबी ने पूरा, और जब टाइम आया लंबी हिट्स लगाने का तो उनका टाइम खत्म कर दिया इमरान ताहिर ने। सो कल की ओपनिंग सेरेमनी जबरदस्त, और मुल्तान सुल्तान्स का दिन भी कल बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा दिन रहा। बिल्कुल, तो जिस तरीके से रिजवान ने खेला, नो डाउट बहुत अच्छा खेला। बाबर 11 के लिए सबसे बड़ा इम्तहान जो है वो मोहम्मद रिजवान ही रहे। 1 छक्के और 5 चौके की मदद से लिफ्ट सेंचुरी भी उनकी जानिब से बनाई गई। फैसल, तो मेरे ख्याल में अनडाउटेडली जिस तरह से उनसे एक्सपेक्टेशंस थी, वही उन्होंने जो है उसको पूरा किया तमाम तर उम्मीदों को। तो जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हम आइस हॉकी के हवाले से। तो फैसल, स्कर्दू में आइस टूर्नामेंट सियाचिन की टीम ने जीत लिया है, और इस इवेंट में गैर मुल्की खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया है। इस हवाले से हमें बता रहे हैं मजीद सुहेल अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। स्कर्दू में आइस हॉकी का मेला इख्तिताम पजीर हो गया। आइस हॉकी चैंपियनशिप में गिलगित बल्तिस्तान से खवातीन की टीमों समेत 4 टीमों ने शिरकत की। मुल्क भर से सयाह इस इवेंट को देखने के लिए आए थे। बच्चों को देख के, बच्चों की खुशी देख के, उनकी पार्टिसिपेशन देख के मेरी तसल्ली इतनी ही ज्यादा है, और मैं बहुत ज्यादा मुतमईन हूँ। हम प्लान करके जब तक ये स्नो चल रहा है, जब तक आइस है, हम आइस की जान न छोड़ें। वजीर सयाहत का कहना था कि ऐसी सरगर्मियों से सयाहत को फरोग मिलेगा। इस तरह के इवेंट्स की जरूरत है, हमें एक्टिविटीज की जरूरत है इस इलाके की प्रमोशन के लिए, इस इलाके को दुनिया के नजरों में लाने के लिए। ठंड में भी लोग इतने खूबसूरती से इस इवेंट को एंजॉय कर रहे हैं। फाइनल में सियाचिन की टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की। मेहमान खुसूसी ने फातेह टीम में इनामात तकसीम किए। कामयाब खिलाड़ियों ने मशले थामे स्केटिंग की। इस मौके पर बल्तिस्तान का रिवायती जश्न मेफिंग भी मनाया गया। शुरका ने कागजी फानूस हवा में छोड़कर खुशी का इजहार किया। हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान में आलमी सतह के सरमाई खेल मुनक्किद कराने पर गौर शुरू कर दिया है। सुहेल अहमद, बागीचा, स्कर्दू, बल्तिस्तान। तो जनाब, स्कर्दू में आइस हॉकी के हवाले से आपने ये रिपोर्ट देखी, और क्या ज़बरदस्त चीज़ है कि कराची से गिलगित बल्तिस्तान तक स्पोर्ट्स की बहार आई हुई है। और फैसल, जिस तरीके से मैं आपसे पूछ रही थी, आप गए कभी देखने के लिए? एब्सोल्युटली, मैं गया हुआ भी हूँ, और मैंने ये तमाम तर मनाजिर यहाँ नक्श किए हुए हैं। कराची से लेके स्कर्दू तक एक सबा ज़रूर यहाँ पे बात करनी पड़ेगी। एक ऐसे वक्त में कि जहाँ पे कोई भी इंटरनेशनल स्टार नहीं आ रहा था पाकिस्तान में, और जो खेल की सरगर्मियाँ थी वो मांद पड़ गई थी, और जिनकी वजह से पड़ गई थी, बड़े खुश होते थे वो कि जब पाकिस्तान में इस तरह की सरगर्मियाँ नहीं होती थी। लेकिन अब उन्हें मुँह की खानी पड़ी है, और पाकिस्तान में क्या क्रिकेट, क्या हॉकी, अभी माइकल ओवन भी आए हुए हैं, ठीक है, द इंग्लिश स्टार, लिवरपूल स्टार, वो भी आए हुए हैं। फिर स्कर्दू में आपने देखा यहाँ भी इंटरनेशनल खिलाड़ी भी आए हुए हैं, और पूरे मुल्क से लोग आए हुए हैं। इसको मैं बात को जोड़ूंगा अभी जो सानिया हुआ है मरी में, यानी कि अगर इंतजामिया चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकती है, और इस तरह के इवेंट भी मुनक्किद करा सकती है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या सब इसमें, इसी पे हम ब्रेक लेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में होने वाले आइस हॉकी के मेले को जीता सियाचिन की टीम ने। अभी ब्रेक ले रहे हैं।
वेलकम बैक। दुआ मंगी अगवा केस मरकजी मुलजिम जुहेब कुरैशी की तलाश में पुलिस ने कराची के इलाके स्कीम 33 और मलीर में छापे मारे हैं। मुलजिम गुज़िश्ता रोज तारिक रोड से फरार हो गया था। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमर रहमान खान से। जी अहमर, क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए, 30 नवंबर 2019 को दुआ मंगी को डिफेंस से अगवा किया गया था। ये अहम केस था कराची का, जिसमें 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया था। इसी में एक मुल्जिम शामिल था जुहेब कुरैशी, जिसके गुज़िश्ता रोज जो है वो कोर्ट पुलिस जेल से लेके निकली कि उसको अदालत में पेशी के लिए लेके जाना है, और पेशी के बाद उसको तारिक रोड जो है वो शॉपिंग कराने के लिए लेके जाया गया। वहां पर उसने खरीदारी भी की, जिसकी CCTV फुटेजेस भी हमारे सामने आई है। ये बड़ा एक अजीब वाकया था कि ना मुल्जिम को हथकड़ी लगाई गई, उसको एक प्राइवेट कार के अंदर जो है वो लेकर आया गया शॉपिंग मॉल में। वहां पर उसने शॉपिंग की और उसके बाद पुलिस एहलकार इतना भरोसा कर रहे थे उस पे कि वो बाहर ही गाड़ी में इंतजार करते रहे कि मुल्जिम शॉपिंग मुकम्मल करके जब वो आएगा तो उसको वापस जो है वो जेल की जानिब लेकर जाया जाएगा। लेकिन जो मुल्जिम जुहेब कुरैशी है वो मॉल से बाहर निकला, एक रक्शे में सवार हुआ और वहां से फरार हो गया। रात भर मुल्जिम की तलाश में पुलिस के छापे जारी रहे। ठीक है, पुलिस के छापे जारी। अपडेट करने के लिए शुक्रिया अहमर रहमान खान। तो अब अहम मामला, सूबाई असेंबली में सिर्फ एक सीट के बावजूद जमात इस्लामी ने 2021 का बल्दियाती एक्ट ख़त्म करा दिया और 2013 के बल्दियाती निज़ाम के मुकाबले में एक बेहतर निज़ाम पर इत्तफाक किया गया। कम अज़ कम सूबाई वज़ीर नासिर शाह का पूरी कौम के सामने किया गया ऐलान तो यही बता रहे। तो इस पर हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी कराची से हाफिज़ नईम साहब। अमीर हैं आप कराची के, और बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ये बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप? 28 रोज़ का आपका धरना, बारिश, सर्दी, इस सब में आप बैठे रहे, डटे रहे। और मुझे ख़ास तौर पे याद है हमारे ही शो में कादिर मंदोखेल आए तो उन्होंने कहा था एक सीट है इनकी और ये हमारे खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, हम इस एक सीट को वैल्यू क्यों दें? अब आप ये ज़रूर समझ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि एक सीट जो है वो भी काफ़ी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको सारी चीज़ें पता हैं कि ये 28 दिन 29वें दिन में दाखिल होने वाला धरना किन किन मराहिल से गुजरा है। शदीद बारिश में लोग खड़े रहे, आंधी में लोग खड़े रहे, शदीद सर्दी में लोग मौजूद रहे, फिर सिर्फ यहाँ मौजूद नहीं रहे, पूरे शहर में तहरीक चलाई, पूरे शाहराह फैसल पे बहुत बड़ी रैली की। हमारी माओ बहनों ने, ख़वातीन ने कराची की हिस्ट्री की, बल्कि पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ा एहतजाज किया यूनिवर्सिटी रोड पर। और आज तो हमें 5 जगहों पर शाहराहों पर बैठ जाना था। ज़ाहिर है कि ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की जद्दोजहद है और पुरअमन और जमहूरी तरीके से इसने एक प्रेशर डेवलप किया, एक मोमेंटम बनाया। और सीट वीट कोई चीज़ नहीं होती है। आवाम के हक़ के लिए अगर सिंसियर कोशिश की जाए, पुरअमन तरीके से की जाए, आवाम को मोबिलाइज़ किया जाए, तो फिर जो है वो काम आगे बढ़ता है। वरना तो 50 सीटों वाली, 52 सीटों वाली अपोजिशन है ना, एक के 30, एक के 22, उन्होंने क्या कर लिया इस अरसे में। तो इसलिए जमात इस्लामी चूँकि इस शहर से एक गहरा ताल्लुक़ रखती है, हम देख रहे हैं कि 30-35 साल में हमारा ये शहर कहाँ चला गया है। हमारे बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, कोई मतलब तालीम नहीं है, कोई सेहत नहीं है, तो कौन उठेगा उसके लिए। हम दर्दमंदी के साथ निकले थे, अल्लाह ने बरकत डाल दी। और आज कल हमने वो कारनामा अंजाम दिया है, हमारे कारकुनों ने, हमारे इस धरने के शुरका ने, जो बड़े बड़े लोग नहीं दे सके। उन्होंने वो सारी चीज़ें मान ली पूरे मीडिया के सामने, हमसे तहरीरी तौर पर उन्होंने किया मायदा, फिर मीडिया के सामने मानी है कि वो जो 2021 का एक्ट था जिसमें तालीम और सेहत के तमाम शोबे लिए गए थे, वो वापस लेने का उन्होंने ऐलान किया। मेयर को वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन बनाने का ऐलान किया, ये बहुत बड़ी बात है। और इसी तरह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कराची चैप्टर का मेयर चेयरमैन होगा। मैं आपको इससे भी ज़्यादा अहम बात बताऊं जो कि बज़ाहिर नहीं लगती, वो है PFC अवार्ड पर उन्होंने जो है वो पूरा कहा है, और जिसके तहत मोटर व्हीकल टैक्स जो 50 साल से हमारा मुतालबा था और वो पूरा नहीं हो रहा था, उसमें हिस्सा दिया जाएगा। हमें ऑक्ट्राइज टैक्स में 99 के मुताबिक हिस्सा मिलेगा। ये टेक्निकली अगर आप जाएंगे तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो जमात इस्लामी ने हासिल किया है, और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हमें कोई गुरूर नहीं है, अल्लाह ने हमारी मदद की है और हुकूमत ने भी इस बात को बिलाखिर समझ लिया कि ये जाएंगे नहीं इस तरह से और ये हक लेकर जाएंगे। तो अभी तो पहली मंजिल है, हमने अभी तो देखें लोगों को पता नहीं चलेगा ये क्या हुआ, लेकिन अगर यकीन करें ये कानून आ जाता और जैसा कि आ ही गया था, और ये तो उसके असरात मजीद बहुत ख़राब पड़ने थे, कुछ भी नहीं मिलना था हमें। अब तो कराची के हक़ की जद्दोजहद इंशाअल्लाह ताला गली मोहल्लों में हम चलाएंगे। आज हम लाएअमल का ऐलान करेंगे, हम आज वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र भी अदा करेंगे और बताएंगे कि अब इस चीज़ के ऊपर अमल दरामद कैसे करवाना है, बेदार रहना है और जो है पहरा देना है, आगे बढ़ना है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कराची बदलेगा। ठीक है हाफिज़ नईम साहब, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपका जो अब मुआहिदा हुआ है इस हवाले से, तो ये बताइएगा कि कुछ नुकात आपने भी बताए
तो ये बताएं कि मेयर के हवाले से जो इख्तियारात आप मांग रहे थे, इस मुआहदे में वो तमाम तर इख्तियारात तय हो गए हैं या अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है नहीं और बात होनी थी और मुज़ाकरात होने थे और कुछ चीज़ें मनवानी थी और इख्तियार मिलने चाहिए थे और एम्पावरमेंट मिलनी चाहिए थी? जी यकीनन देखें, जो एक मेगा सिटी की हैसियत है इस कराची की, 3.5 करोड़ लोगों का शहर है और जितनी इसकी ज़रूरियात हैं, बल्कि पूरा सूबा सिंध के अवाम, और देखें आइन के मुताबिक बल्दियाती इदारों को जो एम्पावरमेंट यानी बाइख्तियार करने का वो मंजिल हमें हासिल नहीं हुई है, लेकिन ज़ाहिर है हमें आगाज़ करना था और हमने एक बहुत बड़ा आगाज़ किया। एक ही जस्ट में हम बहुत आगे बढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, वरना लोग कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम इतनी बड़ी अचीवमेंट लेंगे। मैं समझता हूँ कि अब भी जिन चीज़ों के बारे में ये तय, अभी देखें हमारी मुज़ाकराती कमेटी भी जारी है, हमने ये ख़त्म नहीं किया। हमने कहा जिन चीज़ों पर आपने मान लिया उसका ऐलान करें और जो आप नहीं मान रहे हैं उस पर मुज़ाकरात भी जारी रहेंगे और हमारा एहतजाज भी जारी रहेगा। हमने 1 इंच भी अपनी जगह से पीछे नहीं हटे हैं। हम समझते हैं कि मेयर का इंतखाब बराह रास्त होना चाहिए। हम समझते हैं कि जितने भी इदारे हैं वो पूरे के पूरे डिवॉल्व होने चाहिए। सिर्फ मेयर के रोल से, उन्होंने कहा है कि इन तमाम इदारों में जो रह गए हैं उनमें मेयर का बहुत अहम रोल होगा और बल्दिया का। हमने कहा वो अपनी जगह लिख दें आप, लेकिन जब तक आप डिवॉल्व नहीं करेंगे जब तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। तो ये बड़ी जंग है, बड़ी लड़ाई है जो हमें लड़नी है और इंशाअल्लाह हम इस मुआहदे पे भी अमल दरामद कराने के लिए अपना दबाव बरकरार रखेंगे और जो चीज़ें नहीं मिल सकी हैं उसके लिए भी जद्दोजहद करेंगे। एक बहुत बड़ा मसला हमारा विफाक के साथ है, वो ये कि हमारी मरदमशुमारी जो है वो आधी हुई हुई है। ये सब्जेक्ट है विफाक का, ये डंडी मारी है विफाक। ये जो अपोजिशन सिंध की एहतजाज कर रही है, मैं उनसे पूछता हूँ MQM और PTI से, आपने हमारी गिनती आधी कर दी यार। हमें कोटा सिस्टम में गैर मुय्यना मुद्दत के लिए इजाफा इन्होंने किया है, विफाक ने किया है। ये K4 का मनसूबा 1/3 कर दिया, 650 मिलियन गैलन बनना था वो 260 कर दिया। हमने सिंध हुकूमत से ये भी कहा कि आप अपना सरोसोख इस्तेमाल करेंगे इसके लिए। सही। हमने तो इस कानून के अलावा भी इनसे चीज़ें कराई, तलबा यूनियन को बहाल करवाने की का जो यकीन दहानी करवाई है। तो हमने ये बहुत ज़बरदस्त मुआहदा किया है और बड़ी अचीवमेंट हुई है। इस मुआहदे पर अमल दरामद की जद्दोजहद करेंगे मज़ीद इख्तियारात के लिए, और विफाक से भी जो सब्जेक्ट कराची के हैं और उसका हक़ है वो, और 1100 अरब रुपये के पैकेज पर अमल दरामद और KCR और मास ट्रांजिट सबके लिए तहरीक जारी रहेगी। और आज हम रात को अपने अगले मरहले का ऐलान करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो मैं आपसे पूछूंगा कि अगला आपका लाएमल क्या होगा और क्या आप बताना चाहेंगे या नहीं, लेकिन उससे पहले अब जो आज के आपके इख्तियारात मिल गए हैं अब मेयर को, क्या ये 2001 और 2013 में मिलने वाले इख्तियारात से ज़्यादा हैं या कम है, क्या फ़र्क है? देखें 2021 को तो हमने नल एंड वाइड अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया। वो अल्फाज और तरमीम के अल्फाज आके पीछे वो जो शिकें जिसके नतीजे में अब्बासी शहीद और लिप्रोसी हॉस्पिटल और सरफराज रफ़ीकी हॉस्पिटल और KMDC और ये बल्दिया के जितने इदारे इन्होंने लिए थे और 300 के करीब डिस्पेंसरियाँ और तालीमी इदारे 1000 के करीब स्कूल, वो सब वापस होंगे। ठीक है, इतनी बड़ी अचीवमेंट है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन मेयर होगा, ये बहुत बड़ी बात है। यानी अब मेयर के मातहत कराची का पानी और सीवरेज होगा, जो नहीं था 2013 में भी नहीं रहा था और 2021 में भी नहीं था। ये इतनी बड़ी अपोजिशन मिलकर कुछ नहीं कर रही थी, हुकूमतों में मौजूद थे और उन्होंने ये हक हासिल नहीं किया। हमने उनसे पूरी मीडिया के सामने ऐलान करवाया और इंशाल्लाह करवा देंगे, अमल दरामद करवाएंगे। इसी तरह सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक बन गई थी, ये अपोजिशन कुछ नहीं कर सकी थी। हमने कहा कि अब कराची का जो इसका सॉलिड वेस्ट का चेयरमैन होगा वो मेयर होगा। हम ये समझते हैं कि मेयर का ये इख्तियार अभी भी कम है और अभी भी ज़ाहिर है कि तमाम चीज़ें मेयर के मातहत होनी चाहिए। और 2013 से भी हमने चीज़ें निकाल ली हैं, यानी 21 तो निकाली है, 2013 से भी हमने निकाल लिया है। और इंशाअल्लाह ताला हमारी मंजिल यही है कि हमारा ये मसला नहीं है कि 2001 को, हम तो कहते हैं 1972 का कानून लिया है जो भुट्टो साहब का था, जिसमें उन्होंने तमाम तर चीज़ों को डिवॉल्व किया था, कहने का ऑर्डिनेंस जारी किया था। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद बल्दियाती इंतखाब नहीं हो सके थे, लेकिन बल्दियाती निज़ाम तो चला था। तो हम ये कहते हैं कि 72 वाला भी, हमने पीपल्स पार्टी से यही तो आर्गूमेंट किया। वो कहते थे 1 वाला नहीं, मैंने कहा 72 वाला ले आओ। मैंने 72 का ऑर्डिनेंस निकाल के उनके सामने पेश कर दिया, अब उनके पास कोई जवाब नहीं था। ठीक है, तो ये अच्छा हाफिज नईम साहब, बिल्कुल जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 2021 में भी कुछ चीज़ें जो है वो आपने ऐड ऑन की हैं और आपको लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब ये जो मुआहिदा हुआ है वो जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुआ है, लेकिन जो ये एक्ट है वो तो सिंध असम्बली से पास होगा, तो आपको फिर क्या लगता है कि ये रोल बैक होगा, किस तरीके से फिर आगे इसका प्रोसेस कंटिन्यू होगा? देखें, अगर पीपल्स पार्टी ने मुआहिदा किया है ना, तो कह रहे थे कितना टाइम लग जाएगा सर, ये भी बताइएगा जी। नहीं, अब जो इजलास होगा अगला, उसमें तरमीमी ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे और उन शिपों को हज़फ करेंगे जो 2021 की हैं, जिसका उन्होंने वादा किया है, ठीक है ना। तो इसलिए अब तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि अब इजलास बुलाएं। अब मेरे ख्याल है आइंदा 10-15 दिन में इजलास होना ही होना है और इस इजलास के अंदर ही तरमीम लाएंगे और इसके साथ साथ जो है वो कुछ चीज़ें
नोटिफिकेशन से ताल्लुक़ रखती हैं जो इनकी कैबिनेट मंजूर करेगी, उसके लिए हमने 2 हफ्तों का वक्त रखा है, 1 से 2 हफ्तों का। हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर हमने तय की है, कोई चीज़ छुपाई नहीं है, सबके सामने की है, ताकि कोई ये ना कह सके कि नहीं साहब ने यूँ कहा था और यूँ कहा था। नासिर शाह साहब ने अपनी ज़ुबान से खुद पढ़ा है और पूरे मीडिया ने उसको रिकॉर्ड किया है। तो अब पीपल्स पार्टी के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो पीछे हटे। और खुदा ना खास्ता अगर उन्होंने ये सोचा भी तो जमात इस्लामी इंशाअल्लाह ताला पूरा इतना ज़बरदस्त अवामी दबाव बनाएगी कि ये कर नहीं सकेंगे। और मुझे ये यकीन भी है कि जिस तरह से उन्होंने एक अच्छा जेस्चर दिया कल बिल आखिर, तो मुझे ये उम्मीद भी है, यकीन भी है। और मैं तो अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ जरदारी साहब से कहूँगा कि अब तो ये आपके ऊपर बात आ गई है, क्योंकि आपका नाम ले लेकर इन लोगों ने कल ऐलान किया है। तो अब तो ये पार्टी, अब आप पूरा पाकिस्तान, हाफिज साहब जो आपने नाम ले लिया है जरदारी साहब का, तो उन्हीं का कौल है एक बड़ा मशहूर कि ये जो वादे होते हैं ये कोई कुरान और सुन्नत और मुआहदे होते हैं, कुरान और सुन्नत थोड़ी होते हैं। तो अगर इन्होंने ये नहीं किया और अगर इससे ज़रा इन्होंने कुछ आगे पीछे रोल बैक कर दिया, अब फिर आपका लाएमल क्या होगा? हमारा लाएमल तो वही है, देखें हम पुरअमन अवामी जिद्दोजहद और दबाव, ये हमारा आइन भी हमें इसकी इजाज़त देता है। हम पत्थर नहीं मारते, हम गोलियां नहीं चलाते, हम राइट के इंडिकेटर देकर लेफ्ट पे नहीं मुड़ते, हम जहाँ जाते हैं ऐलान करके जाते हैं। हमें सुपर हाईवे ब्लॉक करना था आज हमें जो है वो नेशनल हाईवे ब्लॉक करना था, हमने 2 दिन पहले बता दिया था। तो हम ये काम नहीं करते कि कंफ्यूज करके इधर से उधर निकल जाए। हम एक ज़बरदस्त पॉलिटिकल पार्टी है, क्लियर कट बात करते हैं, किसी साजिश में नहीं आते, किसी टेलीफोन पे अपना रुख बदलते नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। हमारी कोई बड़ाई नहीं है, हमारे बुजुर्गों की तरबियत है और ये हमारी तहरीक है जिसने हमें ये बात सिखाई है कि अज़्म के साथ डट जाओ और अपने पूरे सब तमाम वर्कर्स को साथ लेकर चलो। तो अगर इधर उधर होने की कोशिश करेंगे तो फिर हम भी बहुत इधर उधर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो बेफिक्र रहें, इसका पहरा देंगे पूरा। ठीक है। अच्छा सर, इस जद्दोजहद के बाद, इस स्ट्रगल के बाद, जब आपको लगता है कि बहुत सारी अचीवमेंट, आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ओवरकम हो गई हैं, मुआहिदा हो गया है, इन केस 3 महीने में अगर लोकल बॉडी के इलेक्शंस हो जाते हैं तो कितनी सीट ले पाएंगे सर? कोई मेयर ला पाएंगे आप? देखें, ये तो अब दूसरा मरहला है ना। मैं हमेशा ये बात कर रहा था यहाँ पर कि देखें, इलेक्शन में मुझे नहीं पता कौन जीतेगा, हमें नहीं मालूम कि कौन सी पार्टी जीतेगी और मेयर कौन बनेगा। हम एक उसूली बात कर रहे हैं कि जो मेयर भी बने, जिस पार्टी का भी, उसको इख्तियार मिलना चाहिए। यही वो चीज़ है जो लोगों को अपील किया है जिसने। देखिए, हमारी ये तहरीक अभी 28 दिन से शुरू नहीं हुई, हम कई बरस से सड़कों पर मौजूद हैं। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आपने देखा कौन था जो आवाज़ उठाता था। नादरा के लिए हमने काम किया, शनाख्ती कार्ड बनवाया, 80% लोगों का मसला हल किया। बैरिया टाउन पे तो कोई हिम्मत आज भी नहीं करता। जमात इस्लामी ने इसी धरने में 25 करोड़ रुपए के चेक तकसीम किए हैं लोगों में। ये जिद्दोजहद है हमारी, नजर आता है। हमने जो है वो पानी पर हमने बिल्कुल 2-2-4 की तरह एक चीज की है। माजी में 35 साल में तो लोगों को पता ही नहीं चलता था ये कानून बन कैसे रहे। जब कोई मसला पैदा होता था, हड़तालें होती थी और पार्टी के 4 मसले हल हो जाते थे और पार्टी के लीडर के या पार्टी के लोगों के या वजारतें मिल जाती थी और हम खत्म हो जाता। हम सिंधियों से लड़ें, हम पंजाबियों से लड़ें, हम पख्तूनों से लड़ें, फिर आपस में लड़ें, हमारे जवान मरते रहे, हड़तालें होती रहीं, भत्ते वसूल होते रहे। एक चीज कराची को नहीं मिली, बल्कि कहां चले गए, बर्बाद होकर रह गए, हमारी नस्लें बर्बाद हो गई। हम ये काम नहीं करेंगे। हम समझते हैं कि हम बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे और अल्लाह ने चाहा तो कराची अपनी असल की तरफ लौटेगा। पहले भी हमारे हाथों से, हमारी जमात के बुजुर्गों के हाथों से, नेमतुल्लाह खान साहब जैसे, अफगानी साहब जैसे लोगों से हाथों से तामीर हुई है। इंशाअल्लाह ताला उनके जानशीन है हम सब लोग, हमारे हाथों से ही ये शहर तामीर होगा। मुझे अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन है। और अवाम अब देख रहे हैं कैंटोनमेंट में उन्होंने जमात इस्लामी को वोट डाले, ट्रेंड बदल रहा है। ये तो अभी हमारी जिद्दोजहद से पहले की बात है। अब इसके बाद तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, और जभी तो सबको परेशानी शुरू हुई है, जभी तो जो है वो महाजिर सिंधी सियासत शुरू हो गई। दोबारा मरी हुई सियासत को जिंदा करने की कोशिश की, वो तो अल्लाह का शुक्र है लोगों ने दफन कर दिया। नामालूम अफराद सड़क पर निकल कर आए और लोगों ने उठाकर फेंक दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, और जो आपने नुक्ते उठा दिए हैं उन पे बात करना बड़ा ज़रूरी हो गया है। तो 1 सीट वाली जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी को इस चीज़ पे तो लाने में कामयाब हुई कि वो मुआहदे करने पे आ गई है। तो ऐसे में अब हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा एमकेएम फारूक सत्तार। 22 सीटों वाली एमकेएम। फारूक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 22 सीटों वाले क्या कर रहे हैं? मेरे ख्याल में 22 सीटों वालों ने भी अब कुछ जोर मारना तो शुरू किया है। उन्हें भी अंदाज़ा हुआ है कि अब कंपटीशन का दौर है और अब मैदान अमल में आना होगा, पांचे चढ़ाने होंगे। और एहतजाज उनका भी पुरअमन था, कोई पत्थर उन्होंने नहीं फेंका। और जिस तरह माओं बहनों और बेटियों को ज़दोखोब किया गया, जिस तरह रियासती जबर और पुलिस गर्दी का निशाना बनाया गया, नौजवानों को
और फिर MPA सिटिंग MPA सदाकत हुसैन को जिस तरह उसकी डंडा डोली की गई, बहनों बेटियों को जिस तरह पुलिस मोबाइल में फेंका गया उठा कर, छोटे बच्चे, तो मेरे ख्याल में ये सारी बातों पर हमें फिर ये क्रिटिकल नहीं होना कि उन्हें जाना कहाँ था और वो जा कहाँ रहे। रेड जोन होता क्या है? अरे भाई रेड जोन पर ही तो आकर फरियाद करनी है ना, और ये धरना भी तो रेड जोन पे ही था। अच्छा, अब मैं सिर्फ ये फ़र्क दिखाऊंगा कि देखें, अगर सूबाई असेंबली पर इनका धरना है तो वो भी रेड जोन में, वो काबिल कबूल है, एक्सेप्टेबल है, और अगर MQM वाले आ जाएं तो वो काबिल कबूल नहीं है। तो इसका मतलब है कि फिर ये तो चॉइस पीपल्स पार्टी की हुई ना कि वो किसके सर पर सहरा सजाना चाहते। लेकिन फारूक भाई, अगर हम एहतजाज की ही बात कर लें तो अब जो मुआहदा हुआ है वो पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान हुआ है। अब अगर PSP की बात करें, MQM पाकिस्तान की बात करें, PTI की बात करें, तो आप क्या देखते हैं, ये कहाँ खड़ी हैं, इनकी क्या पोजीशन बन रही है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये डबल दो धारी तलवार है ना। एक तरफ जमात इस्लामी क्लेम करेगी, और मैं समझता हूँ कि चले उन्होंने धरना किया, उसको हमने सराहा, हमने उनको मुबारकबाद भी दी, और हमने कहा ये अच्छा इक़दाम किया और इस्तकामत का मुजाहरा किया, बैठे रहे इतने दिनों तक, बहुत अच्छी बात है। और अगर उनको पीपल्स पार्टी ने सहरा सजाया है तो देखेंगे 4 कॉम्पिटिटर हों, उसमें से किसी एक को अगर हुकूमत वक्त जिसके पास इख्तियार वसाइल हैं वो किसी को सहरा सजाए तो फिर उसे एक पॉकेट यूनियन भी कहा जाता है। यानी आप कह रहे हैं कि जमात इस्लामी बी टीम मैं सिर्फ जमात इस्लामी को वार्न कर रहा हूँ, मैं उनके दाना दोस्त की तरह एक्ट कर रहा हूँ, मेरे कोई उनसे बहुत और इनाद नहीं है, अच्छा काम हुआ चले। लेकिन ये सोचे कि मुझ तक कब उनकी बज़्म में आता था दौरे जाम, यानी मुझ तक कब उनकी बज़्म में आता था दौरे जाम, साकी ने कुछ मिला ना दिया हो शराब में। 2013 में किसने क्या मिलाया था? देखिए, मैं वो तो कोताही है, वो तो गलती है। बी टीम कौन था? बी टीम कौन था 2013 में? देखिए, बी टीम नहीं थी, नहीं 2013 में इस काले कानून की, असल काला कानून तो 2013 है। ये तो इन्होंने सबको चकमा दे दिया कि कराची तकसीम है, कराची मुंतशिर है, लिहाजा अब जो चाहे करो। आपके जो गवर्नर थे उन्होंने साइन करके इख्तियार नहीं ना, ये गलत तासुर है। अच्छा। बिल्कुल गलत तासुर है। वो 2012 का जो काला तरीन कानून आया था उसको वापस कराया था बाबर अवान के जरिए से, उस पर गवर्नर इशरतुल इबाद ने साइन किए थे। तो ये भी आपस की पॉलिटिक्स में लड़के, मैं यही कहता हूँ कि इसमें किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा अगर ये 1.5 ईंट की मस्जिद बनाते रहे। और जमात इस्लामी को अगर ये लगता है कि उसे ये कामयाबी मिली है, ये कामयाबी के पीछे भी एक PSP ने भी अपना हिस्सा डाला है, मैं इससे इनकार नहीं करूँगा। अच्छा। फिर MQM पाकिस्तान ने जो कुछ करके दिखाया, जामे शहादत नोश किया है मोहम्मद असलम ने, 8 बच्चों के बाप ने, मेरी बहनें बेटे बेटियाँ माएँ, उन्होंने जो है वो डंडे और लाठियाँ खाई हैं, तब जाके जो है वो यहाँ तक आप पहुँचे। ये सारा दबाव और प्रेशर है। ये तो फिर मेडल किसको पहनाना, रेफरी और अंपायर किसके हक में फैसला देता है, तो ये पीपल्स पार्टी की चॉइस थी। लेकिन जो बातें जमात इस्लामी से की, सईद गनी साहब, नासिर शाह, जब इस पर शोर होगा मचा था इस इशू पे, ये सया तरीन कानून पे 2021 के, तो मेरे घर भी तशरीफ़ लाए थे और मुझसे भी नासिर शाह ने और सईद गनी ने यही वादे किए थे जो इनके साथ किए। मेरे साथ माहिदा नहीं किया, बस इशरतुल इबाद से भी रब्ता किया था दुबई में, और उनको भी सारी यही बातें की थी। तो अब ये उनकी मर्जी है कि सहरा किसी के सजा दे, लेकिन ये दबाव कराची वालों का मुश्तरका तौर पर जिन जिन जमातों ने इसमें अपना हिस्सा डाला उन सब का क्रेडिट है। अगर कोई एक समझता है कि उसका मेयर आ जाएगा, अरे इसको इस पर अमल दरामद कराना, उसके लिए सबकी ज़रूरत होगी, एक बड़ी मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है। इनके धरने में भी इनके कारकुनान ज़रूर थे, इनके बड़े थे, बुजुर्ग थे, वो सब थे। इसी तरह MQM के धरने में भी, एहतजाज में भी उनकी माएँ बहनें बेटियाँ नौजवान कारकुनान सब थे। लेकिन अवाम की मोबिलाइजेशन अभी किसी के साथ नहीं है। अवाम ने भी कुछ नहीं तय किया है। तो इसका मतलब है कि अगर हम ये दावे करेंगे कि हमने ये मैदान मार लिया, इस पर अमल दरामद नहीं होगा, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पहला दौर 88 हमारा उस वक्त रिटर्न माहिदा हुआ, धज्जियाँ उसकी उड़ गई, उसके बाद कई माहिदे हुए, वो सारे कहाँ गए। तो पीपल्स पार्टी के, अल्लाह करे, नासिर शाह ज़्यादा बेहतर पॉलिटिकल आदमी है, ज़्यादा काबिल कबूल आदमी है, ज़्यादा मोतबर लगते हैं। उनके पास ये मैंडेट हो कि उन्होंने जो माहिदा किया है, पूरी पीपल्स पार्टी उसके पीछे खड़ी होगी, उस पर अमल दरामद होगा। जो मुआहिदा हुआ है फारूक भाई, इस पे आप कितना अग्री कर रहे हैं कि जितने इख्तियारात मिले हैं, आपके भी यही मुतालबात थे कि यही इख्तियारात मिले या फिर इससे ज़्यादा?
इस थे तो इससे ज़्यादा। असल तो चकमा दिया ना 2021 का कानून लाके, पहले म्यूनिसिपल सर्विसेज के इख्तियारात वसाइल ले लिए और उसके बाद अस्पताल जो समाजी शोबा होता है वो भी, तालीम है, सेहत है, वो भी ले लिए, स्कूल, मेडिकल कॉलेज। वाटर बोर्ड तो 2008 में ही ले लिया था भाई, और उसमें हमारी कोताही थी कि हमें उस पर टूथ एंड नेल, एड़ी चोटी का जोर लगा के हमें रेजिस्ट करना था, लेकिन हमने उस तरह रेजिस्ट नहीं किया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ले गए, मास्टर प्लान ले गए, और इस तरह कई और शोबे। पहले जो 2001 का मुशर्रफ साहब के ज़माने का कानून था, उसमें आर्टिकल 140A के तहत इख्तियारात थे। अगर काश ये आज हाफिज़ नईम रहमान ये कह देते कि भाई इस सिलसिले में जो फारूक सत्तार साहब की पटिशन है 2016 की, सुप्रीम कोर्ट भी अब अपना हिस्सा डाले और इंटरप्रेट कर दे कि भाई 140A के मुताबिक क्या मॉडल होना चाहिए, आज़ाद, मौसर और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम की, और वो अगर इंटरप्रिटेशन हो जाए तो ना नस्ला टावर फिर से बनेगा, ना नालों के अतराफ में फिर से इंक्रोचमेंट होगी, ना वो गोट आबाद के नाम पे स्कीमें रेगुलराइज होंगी जो इंक्रोचमेंट होती है। तो इसका मतलब है कि हर मर्ज का मुस्तकिल इलाज चाहिए। ठीक है, इन्होंने एक आगाज़ किया, सहरा इनके सर सज गया, हमने तो इनको धरने पर गए, लेकिन अगर कराची साथ नहीं होगा, बाकी जमातें साथ नहीं होगी जो कराची का मुकदमा लड़ रही हैं, और किसी एक एजेंडे पर सब मिलकर कराची को रेस्क्यू नहीं करेंगे तो 10 साल बाद ही याद करेंगे। आर्टिकल 148 की इंटरप्रिटेशन कराएं। आर्टिकल 149(4) में अगर सैकड़ों अरब रुपए आगे मिलने के इम्कान हैं, बारिशों में ऐलान हुआ, नहीं दिए वफाकी हुकूमत ने, सिर्फ 3 नाले साफ किए, फिर 750 अरब वफाकी हुकूमत ने इस बजट में रखे, अभी तक एक पैसा नहीं मिला। अगर वो भी लेना है तो सिर्फ जमात इस्लामी अकेली, MKM-ORC, PSP अकेले कुछ नहीं कर सकेंगे, PTI को भी, PMLN को भी, और पीपल्स पार्टी की जो कराची की क़यादत है उसे भी सोचना होगा। कराची बचेगा तो सब बचेंगे, कराची चलता है तो पाकिस्तान सोचना तो होगा, बिल्कुल सोचना तो होगा। और 1.5 साल से मैं काम कर रहा हूँ इस अच्छा बिल्कुल ठीक है। अब तो जमात इस्लामी कहती है कि उनके ये मुतालबात मान लिए गए। कमिंग बैक टू अगेन 1 सीट वर्सेस 22 सीट्स, जब 1 सीट वाली जमात ये काम कर सकती है तो 22 सीटों वाले क्या सिर्फ प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं? आपने ये नहीं पूछा उनसे, आपकी बात नहीं हुई कि अपने लोगों से कि भाई ये हो क्या रहा है? मतलब आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि ठीक है जमात इस्लामी ने ये तमाम तर मुआहदे तय कर लिए, लेकिन मुश्तरका काविश थी, प्रेशर बिल्ड हुआ, सब ने किया, ठीक है, तो अब आप तो वफाक में हुकूमत के साथ भी हैं, तो फिर क्या हुआ सर? देखिए, मैं पहली बात अभी भी MKM पाकिस्तान का उस तरह से हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन चूंकि मेरा मकसद बड़ा है और इसलिए मैं तमाम इख्तिलाफ को बालाए ताक रख के, पसे पुश डाल के मैं चला गया। जब एक शहादत हुई, माएँ बहनें बेटे सबकी सांझी होती है, किसी की माँ हो मेरी माँ है, किसी की बेटी बहन हो मेरी बेटी बहन है। तो मैं जब चला गया तो मैंने वहाँ जाके यही कहा कि अगर कोई कसर या कमी रह गई है तो चलें एक अवामी मोबिलाइजेशन करते हैं, सबके पास जाते हैं और फिर रेड जोन में भी जाएंगे, CM हाउस में भी जाएंगे, और मैं सबसे पहले गिरफ्तारी दूंगा। जेल भरो तहरीक के बगैर सस्टेन नहीं करेगा जमात इस्लामी का ये माहिदा भी। तो इसे भी हमारी, आप लोग पहले गिरफ्तारी दे दे, नहीं दे रहे। अच्छा, फिर पीपल्स पार्टी ने कौन सा सियासी और जमहूरी रवैया अख्तियार किया कि 1 सीट वाले को सहरा पहना दिया, 22 सीट वाले को वो गर्दानते नहीं, उनके वजूद को तस्लीम नहीं करते। तो ये सिलेक्शन क्या आवाम के हाथ में होगा? 22 सीटें किसके पास है? एक सीट वाला मतलब देखिए, आप बहुत पुराने सियासी आदमी हैं, ठीक है ना, दाव से लेके आज तक भी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ आप पुराने सियासी आदमी, आप सियासी दाव पेच को बेहतर जानते हैं। मतलब इसको कहते हैं ना कि वी नीड टू बी गुड लूजर्स एज वेल। अच्छा, अब इसमें बात आप जो कह रहे हैं कि यार आप पीपल्स पार्टी ने सेहरा उनके सर सजा दिया, 28 दिन बैठे रहे, गर्मी तो नहीं थी लेकिन सर्दी, बारिश, तेज हवाएं, बैठे रहे, वो टेस्ट मैच खेलते रहे और आप T20 खेलने के चक्कर में ये सारे मामला हो गए। इस पे मानेंगे आप? अरे भाई, T20 हो या 50 ओवर का मैच हो, सारी बैटिंग पीपल्स पार्टी करती है, सामने वाले को 20 ओवर, सामने वाले को 50 ओवर के मैच में 20 ओवर भी नहीं मिलते यार। वो बॉलिंग ही बॉलिंग कर रहे हैं, फील्डिंग ही फील्डिंग कर रहे हैं। ये तो मुसलसल हो रहा है। जब से पीपल्स पार्टी ने
शहरों में जो आबादी है उसके ऊपर उस तरह स्टैंड नहीं लिया। असल फ़र्क वहाँ है। मसनूई अक्सरियत की बुनियाद पर ज़्यादा सीटें हैं तो वज़ीर आला उन्हीं का आना है। फिर एक तरफ तो उनका ये कहना था कि हम अक़लियत को मानते नहीं, उनके वजूद को नहीं मानते, फ़ैसले हम करेंगे, ये दावा किया। लेकिन ये सबका मिला जुला प्रेशर था कि मुराद अली शाह कहते हैं कि बातचीत और मकालमे के ज़रिए से मसाइल को हल किया जा सकता है। अब उन्होंने पहला इंतखाब जमात इस्लामी का कर लिया, चले कोई बात नहीं, कराची के लिए मुकदमा लड़ा, हम सब ने भी उसको सराहा, हमने उनके इस इस्तकामत पर उन्हें भी सलाम तहसीन पेश किया। लेकिन मैं वार्न कर रहा हूँ कि अभी चाय के कप और होंठों के बीच में काफ़ी फासला है। चाय का कप अभी होंठों तक पहुँचा नहीं है, तो फिर वो जो पॉलिटिकल गिमिक होती है, जो उसमें चालबाजियाँ होती हैं, बी वेयर ऑफ दैट। हाफिज नईमुर रहमान भाई, आप मेरे भाई हैं, मैं आपकी कदर करता हूँ, आपने जो जद्दोजहद की उसकी भी, और कहता हूँ कि MQM का ये प्रेशर, शहादत माओ बहनों की कुर्बानी ना होती तो इतनी जल्दी शायद 28 दिन आपको और लगते। आप MQM के इस एहतजाज को अपनी पुष्ट पर एक बड़ी सपोर्ट समझे, जिसने इनेबल किया कि उन्होंने कहा कि भाई इससे पहले कि मोबिलाइजेशन सारी कराची वालों की फिर MQM की तरफ आ जाए, ये सारा जमातें, देखिए इसके अंदर की पॉलिटिक्स को समझने की जरूरत। लेकिन हमने कहा फबेहा कराची की, और ये सिर्फ कराची के लिए नहीं है, ये लाड़काना, नवाबशाह, दादू, सक्खर, मीरपुर खास, ये सारे शहरों और सारे बल्दियाती निज़ाम को फ़ायदा इससे होगा। बात ये कि 2013 का काला कानून कब ख़त्म होगा? मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल, हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग, ये सारे इदारे, कच्ची आबादी, गोठ आबाद जो सूबे ने हथिया लिए, ये सारे कब वापस? और नासिर शाह मेयर रहे थे सक्खर के, मुशर्रफ साहब के ज़माने में, वो 2001 का कानून, वही पीपल्स जो गवर्नमेंट का जो जुल्फ़िकार अली, जिसका हवाला 72 के कानून का दिया, उससे ज़रा अच्छा मॉडल तो 2001 का है। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने का मॉडल ले लें, शहीद के ज़माने का, या मुशर्रफ का ले लें, उस पर आके असल में जमात इस्लामी, MQM, PTI सबको बैठ कर पीपल्स पार्टी को मज़ाकरात की टेबल में बिठा के, ये जो हुआ है मामला सारा, लोग एहतजाज पे भी आए और लोग देख भी रहे हैं कि कराची में सियासत दोबारा पनप रही है, लेकिन लोग डरे हुए हैं कि ये जो मामला हुआ है कहीं इससे एक बार फिर कराची में लाशों की सियासत परवान ना चढ़ना शुरू हो जाए। पहली बात तो किसी का इरादा ये नहीं होना चाहिए कि लाशों की सियासत करनी है, नंबर 1, बड़ा क्लियर। फिर नामालूम अफराद को भी इस वैक्यूम में घुसने की इजाज़त नहीं हो। इदारे अपना किरदार अदा करें, हुकूमत अपना करे, और सियासी जमातें अपनी सफ़ों में भी नज़र रखें। जज्बाती होकर कोई ऐसा स्लोगन ना दे जिससे लसानियत का इफरीत फिर खड़ा हो जाए। ये सारी बातों का हमें ख्याल रखना ही हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं भी इसको बार बार हैमर करता हूँ, वरना सूबे का नारा लगा के इस वक्त लोगों को मोबिलाइज़ करना, उनके जज्बात से खेलना, लसानियत की तरफ ले जाके भाई से भाई को लड़ा के बड़ी आसानी के साथ अपनी सस्ती शोहरत और सियासत को चमकाया जा सकता है। लेकिन कम अज़ कम मैं इसका हामी नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ कराची में सब ज़बान बोलने वालों को, हर इलाके के पाकिस्तानी को, अगर ये यहाँ हम एक पाकिस्तानी कौम की तश्कील करें और कराची पर आज भी पाकिस्तान, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि अगर इलेक्शन हो जाते तो MQM अपना मेयर ला पाएगी या नहीं ला पाएगी? देखिए फिर मैं हाफिज नईमुर रहमान वाली बात करूंगा कि ये मैटर मेरे लिए भी नहीं करता कि किसका मेयर आएगा। एक अच्छा मेयर हमें कराची को देना है। सिलेक्शन हमारे काउंसिल लेवल पे UC चेयरमैन की और फिर DMCs के चेयरमैन की वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि 2 दांत वाला बकरा हो ना। भाई अगर मेरे बहन का रिश्ता आता है, मैं ख़ानदानी है नहीं देखता हूँ, मैं है कि नहीं है, पढ़ा लिखा है मैं देखूंगा। इसी तरह अगर मेरे बेटी का रिश्ता आएगा मैं देखूँगा ख़ानदानी है, पढ़ा लिखा। अरे बकरा ईद के लिए मवेशी मंडी गया बकरा लेने, 2 दांत करूँगा या पहाड़ी बकरा लूँगा। तो जब ये सारी चीज़ें 2 दांत की और ख़ानदानी है तो फिर मेयर भी, DMC का चेयरमैन, UC का MP है। मैंने कराची वालों को सबसे, किसी भी सियासी जमात में सिलेक्शन अगर अच्छी हुई, ख़ानदानी अच्छे लोग और अल्लाह का डर, लोगों का दर्द हुआ, पुरखुलूस बेलौस खिदमत का जज्बा हुआ, ईमानदार दियानतदार हुए, मेरी ज़रूरत अल्लाह पूरी करेगा, मुझे खल के खुदा की खिदमत करने, अगर ये हो जाए और ये तो आप समझ लें ये सबके लिए विन विन है। और एक डेवलपमेंट एजेंडा पे आर्टिकल 149(4) में एक लेजिस्लेशन और कौमी असम्बली सेनेट से कराची अर्बन डेवलपमेंट कमीशन, 15 सियासी लोग, सारी जमातों, ये जो आपने MQM, पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI, जमात इस्लामी, सियासत को मवेशी मंडी में ले गए तो जितने साबका मेयर थे वो 2 दांत थे। मैं कह रहा हूँ कोई भी मेयर आए, मैं तो आगे की बात देखिए वो 2 दांत थे, नहीं थे। देखिए अब वो एक्सर हुआ था नहीं हुआ था मुझे नहीं पता। मेरा तो सिंपल ये कहना है, हम आगे की बात करते हैं।
आगे जो भी मेयर आए, डीएमसी के चेयरमैन आए, यूसी के चेयरमैन आए, वो जिस तरह हम जानवरों की सिलेक्शन में इतना ख्याल रखते हैं, तो फिर उनमें क्यों नहीं? तो फिर हमें इसमें ये हमारी फ्यूचर है। और एक 35 साल से चलें, सारी पार्टी जमात इस्लामी आए, एग्री करें कि मेरा जितना जोर चलेगा एमकेएम पर, अपने साथियों पर जिनके साथ मैं गया हूँ वापस, तो मैंने यही कहा है कि 35 साल से कम उम्र का, मैं 28 साल की उम्र में मेयर बना, मुस्तफा कमाल 33 साल की उम्र में, फिर एक 35 साल से कम उम्र का नौजवान या जवान चाहिए। एक बेटी डेप्यूटी मेयर होनी चाहिए। फिर हर लेवल पे बेटी बेटे का कॉम्बिनेशन दें, उनके पास इनोवेशन, मेरे पास विजन है, बसीरत और जिद्दत का मिलाप कराची को, पाकिस्तान को 22वीं सदी बेहतर से बेहतर है। बहुत शुक्रिया फारूक भाई, आप स्टूडियोज में आए। और बज़ाहिर फारूक भाई ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि सेहरा सजाया गया जमात इस्लामी के सर पे, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल, और कहीं जाएगा मत, वापस आ रहे हैं जल्दी से, तो स्टे विद अस। वेलकम बैक। लंबे हसीन बाल मदिहा के लिए कैसे बने वबाल, बालों की एक्सटेंशन ने कैसी बढ़ाई टेंशन, ब्यूटी पार्लर से नकली बाल लगवाने वाली मदिहा अदालत क्यों पहुंची, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आयशा अब्बास ने। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, खातून हेयर एक्सटेंशन कराई और उनके सर में जख्म हो गए, बाल झड़ गए, क्या हेयर एक्सटेंशन से इस तरह के मसाइल हो सकते हैं? देखिए, हेयर एक्सटेंशंस आजकल बहुत कॉमनली इस्तेमाल हो रही हैं। हम लोग खुद मीडिया के लोग हैं, रोजाना टीवी प्रोग्राम्स पे जा रहे होते हैं या सोशलाइज बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। चलें, आप मीडिया की भी बात ना करें, आजकल कॉमनली हर घर में खवातीन, बच्चियां, आजकल वेडिंग सीजन चल रहे हैं, तो हेयर एक्सटेंशंस तो आजकल हर दुकान में मिल रही होती है और इनका इस्तेमाल बहुत फ्रीक्वेंटली किया जा रहा है और इससे बालों का वॉल्यूम बहुत अच्छा बढ़ जाता है, खूबसूरत लगते हैं, तो वाई नॉट। और दूसरा ये है कि इनकी जो प्राइस है वो बहुत ही इतनी यानी कि बहुत ही मामूली सी कीमत में आपको ये मिल जाती है, आप इस पे अच्छे खूबसूरत देखते हैं। और दूसरी बात है, आप बहुत जल्दी तैयार हो के आपको निकलना होता है, आपने फटाफट लगाए, इनके क्लिप्स लगाए और आप बाहर निकल गए। तो मैं नहीं समझती ये एक इंसिडेंट ऐसा हो गया है। मैंने खुद ये स्टोरी सुन के बड़ा गौर से सुन रही थी, आपका ये क्लिप मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन इसको देखते हुए जब मुझे ये कल परसों इस स्टोरी का पता चला, मैंने थोड़ा सा इसका रिसर्च देखा। इसमें दो चीजें हैं जिसके बारे में आपको गौर करना जरूरी है। देखिए, एक तो ये है कि आपने अपनी सफाई का भी ख्याल रखना होता है। हम खुद एक्सटेंशंस इस्तेमाल करते हैं, वो एक्सटेंशंस एक चीज है जिसको आप अपने सर पे लगा रहे हैं, वो बड़ी मासूम सी चीज है, एक नाजुक सी चीज है, आपने उसको लगाया, बहुत केयरफुली आपने उसको पैक करके रखना होता है, जाहिर है आपने दोबारा उसको इस्तेमाल भी करना है। डॉक्टर आयशा, वो जिस जगह पे हेयर एक्सटेंशन के क्लिप्स लगा रहे थे उसमें उनके उस जगह पर भी जख्म हो गए और उनके जो बाल थे वो भी झड़ना शुरू हो गए, तो मुझे जरा बताइएगा कि हेयर एक्सटेंशन लगाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए फिर? जी 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 जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी जी, मैं ये कह रही थी कि जिस जगह पर उन्होंने क्लिपिंग की थी, एक्सटेंशन की, उस जगह पर भी उनके जख्म हो गए थे, तो जरा ये बताइएगा कि हेयर एक्सटेंशन लगाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? हाँ, तो ख्याल आपको ये रखना चाहिए कि वो जो उसका क्लिप होता है उसके साथ आपको यू हैव टू बी वेरी जेंटल, आपको बहुत आराम से वो क्लिप लगाना होता है, उसको बहुत ज्यादा पुश करके जोर से नहीं लगाना होता है, वहां पे आपके हेयर फॉलिकल्स होते हैं। अब हुआ ये होगा, आई डोंट नो व्हाट रियली हैपेंड एग्जैक्टली, कि इन्होंने हेयर फॉलिकल को बहुत ज्यादा प्रेस किया या उसको खींचा कि आपका हेयर फॉलिकल ही निकल गया, वहां पे फॉलिकुलाइटिस हो गया, कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया। दूसरी बात ये कि जब उन्होंने खींच के निकाला कोई हेयर फॉलिकल ही जड़ से उखड़ के निकल गया, तो ये 2-3 चीजें ऐसी हो सकती हैं, फॉलिकुलाइटिस या कोई एलर्जिक रिएक्शन। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि बहुत जेंटल, बहुत आराम के तरीके से, बहुत आराम से, केयरफुली, जैसे आप किसी बच्चे को लुक आफ्टर कर रहे हैं, वैसे ही आपने उन हेयर एक्सटेंशंस के साथ अपने आप को देखते हुए ध्यान करना है। अदरवाइज हेयर एक्सटेंशंस को इस्तेमाल करने का या ध्यान करने का कोई मसला नहीं है। लंबे बाल, छोटे बाल, जूड़ों के फॉर्म में, कर्ल्स के फॉर्म में, हर तरीके से आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, उनको बार बार धोने की भी जरूरत नहीं है, बस आपने उनको यूज किया, पैक करके रख दिया। अपने बालों का, अपनी डाइट का, अपनी न्यूट्रिशन का आप ध्यान करें, उनको बहुत ज्यादा खींचने की और फोर्स करने की आपको जरूरत नहीं। अच्छा, ये बताइएगा कि एक्सटेंशंस की जो क्वालिटी होती है उसका ख्याल रखना कितना जरूरी है कि आप कोई ऐसी एक्सटेंशन ना खरीदें जो गैर मेयारी हो?
देखिए गैर मयारी और मयारी में इसमें ये होता है, एक होती है रियल बालों की एक्सटेंशन। जब वो हम खरीदते हैं तो उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, 30,000 40,000, वो अफोर्ड करना हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होती। एक दूसरी आती हैं जिसको हम कह सकते हैं कि समझे प्लास्टिक की वो एक्सटेंशंस हैं, वो हार्डली 500 या 600 रुपए की मिलती हैं और पता नहीं लगता कि वो बिल्कुल ही नकली बालों की हैं। आजकल वही चल रही हैं, हर मार्केट में हर शॉप में अवेलेबल है, खूबसूरत है, आप उनको इस्तेमाल किया, चंद एक महीने फेंक दिया। उनके क्लिप्स में और रियल बालों के क्लिप्स में कोई फर्क नहीं है, उनके क्लिप्स, दोनों के क्लिप्स एक जैसे होते हैं और आपने लगाया तो ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा जो है वो गुफ्तगू कर, और जिस तरीके से डॉक्टर आयशा बता रही थी कि इस तरह में कोई 1% इस तरह के वाकयात होते हैं जो हो जाते हैं, वरना जनरली लोग एक्सटेंशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आज के शो से दीजिए इजाजत, अब आपसे मुलाकात होगी पीर को। बिल्कुल, सो कीप वॉचिंग नया दिन।